हेलो गाइज, ये चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो है और उम्मीद है आप पहले सभी वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो में होने वाला है वो है नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। अब आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हो। तो इतने दिन की मेहनत के बाद जो कंक्लूजन आया है वो आज आपके सामने होगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन की लिस्ट भी बनाऊंगा जो आपको घर पे करने होंगे, एक होमवर्क की तरह। जैसे ये होमवर्क है, ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, जो जो क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके नीट के कितने क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन है। ओके, तो नीट के क्वेश्चन में हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये हमारे पास जो लिस्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे वो, और कितने क्वेश्चन मैं करूँगा होमवर्क के लिए वो, इन सभी पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में जो है वो है कि इन डायमंड क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद कार्बन एटम। द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड इज, एक कार्बन एटम से डायमंड क्रिस्टल के अंदर कितने कार्बन एटम लिंक होते हैं। तो आंसर है सिंपल, चार, क्योंकि टेट्राहेड्रल है और 3D अरेंजमेंट होती है, तो एक कार्बन से चार एटम लिंक होंगे, नॉर्मल है। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट डिफाइन इम्परफेक्शन इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ए, क्या। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन को कई की तरह से वो पूछते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट इम्परफेक्शन दिखाता है, ठीक है, भी दिखाता है, याद होगा। इक्वल नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, तो वो कहता है किस में दिखाता है, प्लाज्मा में, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में। मैटर की फॉर्म है ये, प्लाज्मा भी मैटर की फॉर्म ही है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये तो सॉलिड में दिखाता है ये, ठीक है ना, और कहीं भी नहीं दिखाता ये। अच्छा, AB2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, किस में है AB2 टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 AB2 टाइप क्रिस्टल का है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये देख लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसमें 2002 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अगला है 23, ए क्रिस्टल लैटिस विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हैविंग रेशियो, अगर कैटायन एनायन की रेशियो इतनी है तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। याद होगा कल की क्लास में हमने लिस्ट बनाई थी, और जो लिस्ट थी उसमें हर तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रखा था कि इसकी रेडियस रेशियो का जो आंसर है वो ये आएगा, इसकी रेडियस रेशियो का आंसर है वो ये आएगा। तो यहाँ जो रेडियस रेशियो है इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6। तो ये कल की क्लास में आपको याद होगा हमने किया था, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ वो रेडियस रेशियो की। ये वो रेडियस रेशियो है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी, क्योंकि आज इस पे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्लियर करते चलते हैं कॉन्सेप्ट को। ये रेडियस रेशियो है, तो यहाँ पर उन्होंने जो रेंज दिखा रखी है वो है 0.5 समथिंग, ये है 524। तो देखो 0.524 कहाँ आएगा, 0.524 आएगा 0.414 और 0.732 के बीच में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हो 6 है। तो आप ये मान के चलना कि नीट के लिए आपको ये टेबल याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो और आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर देखते हैं, अभी तक एक भी होमवर्क नहीं है। ओके, द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकन और क्वार्ट्ज, इन तीनों में, डायमंड हो गया, सिलिकन हो गया, क्वार्ट्ज है, ये कौन सा फोर्स है जो सबसे ज़्यादा काम करता है इसमें। अब हालांकि इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो कह रहा है कि कौन सा जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वैंडरवाल फोर्स है, कोवलेंट है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है, या नॉन कोवलेंट बॉन्ड फोर्स है। तो याद होगा आपको, हमने कोवलेंट
सॉलिड पढ़े थे, इसका दूसरा नाम होता था नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और उनके अंदर वाला जो फोर्स है वो कोवलेंट फोर्स है। और द बेस्ट एग्जांपल क्या था, डायमंड। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर था इसमें, डायमंड भी था। और ग्रेफाइट आपको याद होगा एक्सेप्शनल केस में था ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट में फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पड़ी थी। तो ये डायमंड वाला जो है एग्जांपल वो कोवलेंट के अंदर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में था ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन जी जो थी वो उसमें, ठीक है। MIMC करके क्लासिफिकेशन थी, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, MIMC। उम्मीद है याद आ गया होगा आपको। ओके, अगला है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। ये आपका कौन से नंबर पे आ गया मैम? फोर्थ स्ट्रक्चर आ गया। मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो हमने इतने स्ट्रक्चर अच्छी तरह से पढ़ लिए। देखो हमारी लिस्ट में ये स्ट्रक्चर जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं सारे के सारे। आपने NaCl के बारे में पढ़ा स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपने NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे आपके? 6, Na के भी और Cl के भी। आपने इसके बाद सीजियम क्लोराइड पढ़ा, इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे? 6, सॉरी सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर थे 8, ठीक है। फिर आपने कैल्शियम फ्लोराइड पढ़ा जो बहुत खास था, जिसमें कैल्शियम के जो कोऑर्डिनेशन नंबर थे वो थे आपके कैल्शियम के 8 और क्लोरीन के 4, 8 4, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हो आप Na2O, ये लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो बिल्कुल इसी की तरह से सोडियम की तादाद ज़्यादा है, ठीक है ना। ज़्यादा है तो यानी ऑक्सीजन के टच में आने वाले ज़्यादा होंगे, यानी ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका यहाँ पर 8 और सोडियम का कोऑर्डिनेशन हो गया यहाँ पर 4, क्योंकि ऑक्सीजन की तादाद कम है, यानी इस सोडियम को टच करने वाले कम है। कम का मतलब 4, ठीक है ना। 4 8 और ये 8 4, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। जिसने दिमाग में पैटर्न बना लिया होगा वो सब कुछ सीख गए होगे। ये तो बॉडी सेंटर्ड है तो ये आसान है, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर थे टोटल और ये चारों हो गए अब ख़त्म। और आगे चलते हैं, देखो ये भी आया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड? बहुत आसान है। तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड में जो होता है वो कितना होता है? 8, ठीक है। बॉडी वाला भी 8 से टच में होता है और जो कॉर्नर वाला होता है वो भी 8 से टच में होता है। अगर उसके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आगे पीछे हर जगह पर यूनिट सेल लगा दिए जाएं तो वो कॉर्नर वाला एटम आप आसपास के जितने भी यूनिट सेल हैं उन सभी के बॉडी के एटम से टच में हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा 8, ठीक है ना। तो ये हमारे उसमें पैटर्न में था। अभी तक कोई भी आपका होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए फेस सेंटर्ड क्रिस्टल crystal contain how many atom in each unit cell। तो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल के अंदर हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल। यार फेस सेंटर्ड है तो 4 है आंसर सीधा। मतलब लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी होगी, आपको आंसर बड़े आराम से पता लगेंगे, ठीक है। ओके, द इंटरमेटेलिक कंपाउंड लिथियम और ये सिल्वर है, LiAg क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लैटिस इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 8, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 द क्रिस्टल क्लास इज, बताओ कैसे पूछ लिया उन्होंने। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कह दिए पहले ही और वो बोल रहा है बताओ ये कौन सा है, सिंपल, बॉडी, फेस या नन ऑफ दीज। कई तो समझ भी गए होंगे आंसर को। तो भाई आंसर है इसका कौन सा? बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 8। आप देख पा रहे हो सीजियम क्लोराइड जो कि बॉडी सेंटर्ड था, सीजियम बॉडी में था, क्लोरीन सारे में था, तो ये 8। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर हैं और ये आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और आगे चलते हैं। अगला है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट, ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट जो 13 क्वेश्चन है उसमें कहा है शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टलिटी इज ऑब्जर्व व्हेन। कब आएगा शॉर्टकी डिफेक्ट? अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। अनइक्वल नंबर मिसिंग होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट? नहीं, इक्वल नंबर मिसिंग होते हैं, तो ये गलत हो गया।
ए को अगर हम पढ़ें तो ए है एन आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट और ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, नहीं, ये तो फ्रैंकल होता है। फ्रैंकल में डेफिनेशन क्या थी, स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज हो जाती है शॉर्टकी में, नहीं, डेंसिटी तो भाई डिक्रीज होती है। अच्छा, या फिर डी है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एन एन मिसिंग फ्रॉम द रेड साइड, यस, डी इज करेक्ट आंसर। अभी भी कोई भी होमवर्क नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए मेटल हैज एफ सी सी लैटिस है जो एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इतनी है, डेंसिटी दे रखी है आपको इतनी, द मोलर मास ऑफ द मेटल क्या होगा अगर एवोगैड्रो जी दे रखे हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखो आंसर को, मैं आपको कुछ चीज़ जो सीक्रेट्स हैं वो बता दूं इसके पहले ही। अगर आप इसके सभी आंसर्स को ध्यान से देखो तो आंसर में डिफरेंस बिल्कुल पास पास नहीं होता कभी भी। देखो न्यूमेरिकल में जो भी आपके नीट और मेंस में आते हैं 20, 30, 40, 27 तो क्लोज नहीं होते, जैसे 20, 22, 24 ऐसे क्लोज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ रफ कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और मान लो आपका आंसर आ गया 20, आपका आंसर 21 आ गया मान लो, तो आप कौन से पे टिक लगा दोगे? सी पे। मान लो आपका आंसर आ गया 42, तो आप किस पे टिक लगा दोगे? डी पे। तो इसीलिए वहाँ पे रफ कैलकुलेशन नहीं की जाती, तो लॉग एंटी लॉग नहीं की जाती और रफ कैलकुलेशन की जाती है। तो आपका पहला होमवर्क आ गया यहाँ पे, कौन सा, मैं लिखता रहूँगा यहाँ पर, आपका होमवर्क है 51 आ गया, ठीक है, पहला होमवर्क। तो आगे तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल कह रहा हूँ क्वेश्चन है, वो है एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस टू अज्यूम 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है, तो इसको आप अपने रजिस्टर के टॉप पे लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस टू अज्यूम 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आगे चले तो हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर, टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है। अब कईयों को ये लगेगा यार ये क्या अजीबोगरीब तरह का क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो होते हैं 7। और 7 कौन कौन से होते हैं? तो भाई 7 जो होते हैं वो होते हैं, आपको याद होगा, ये जो 7 है ये है सी टॉम RHT, ठीक है, ये 7 होते हैं टोटल, ठीक है। जहाँ पर सी क्या है? क्यूबिक। टी क्या है? टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्साक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सी टॉम RHT यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह के सिस्टम होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर? तो आंसर है आपका 7, सी टॉम RHT। ओके, आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। इसमें कहा है इफ़ जेड इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल विच रिप्रेजेंट द क्लोज पैकिंग, कौन सी? ए बी सी, और जेड को बोल दिया उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स यानी टोटल नंबर ऑफ एटम। याद होगा हम क्या करते थे टोटल नंबर ऑफ एटम में? हम करते थे यहाँ पर एन, ऐसे लिखते थे एन नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम को एन लिखते थे तो ऑक्टाइडल कितने होते थे? 2n, सॉरी टेट्राइडल, ऑक्टाइडल n, ये भी n, और टेट्राइडल कितने हो जाते थे? 2n, इस तरीके से आपको याद होगा, ठीक है। तो वही इन्होंने बोल दिया जेड है और पैकिंग कौन सी है इनकी? ए बी सी बोल दी। तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ टेट्राइडल वर्ड कितने होंगे। अगर ये n होता तो टेट्राइडल कितना होता? 2n। अब ये जेड है तो टेट्राइडल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2z, यानी बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जेड आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोल दिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब। इन फेस सेंटर्ड क्यूब द एज इज, ए क्या होती है फेस सेंटर्ड में? याद होगा आपको, फेस छोटा है तो एज की वैल्यू, एज लेंथ की वैल्यू क्या कर देंगे हम? ए इज इक्वल टू 4r/√2 ये कर देंगे,
चेक करो, ऑप्शन है कहीं 4r/√2, 4r/√2, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर है 37 में कैल्शियम फ्लोराइड। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, ये केस इम्पोर्टेंट है, CF2 और NaCl। ठीक है ना। तो ये तो यार जब नीट वाले दे रहे हैं तो CBSE वाले दें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कैल्शियम फ्लोराइड जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव और F नेगेटिव आयन होते हैं, तो वो कह रहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 37, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड F नेगेटिव आयन आर लोकेटेड इन CaF2 क्रिस्टल रेस्पेक्टिवली एट फेस सेंटर्ड क्यूब। कहने का मतलब है इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव वो फेस सेंटर्ड क्यूब पे है, एंड इन F नेगेटिव कहाँ है, रेस्पेक्टिवली बोल दिया ना, तो ये वाला तो हो गया फेस सेंटर्ड पे। F नेगेटिव कहाँ है, वो यही पूछ रहा है F नेगेटिव कहाँ है। तो ये जानने के लिए हम इसका रियल डायग्राम देख लेते हैं कि रियल डायग्राम क्या है। ये इसका रियल डायग्राम है, ये देखो। इस रियल डायग्राम में अगर CaF2 की बात करें तो देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव कहाँ है आपका, है ना फेस सेंटर्ड पे। ये पूरा एक ही यूनिट सेल है, ध्यान रखा करो। बेचारे क्या करते हैं, समझाने के लिए इसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं और आप सोचते हो कि यहाँ पर 8 यूनिट सेल है। नहीं, ये पूरा एक ही यूनिट सेल है। यहाँ पर कैल्शियम कहाँ पे, देखो फेस पे, फेस पे, फेस पे, फेस पे, हालांकि कॉर्नर पे भी है लेकिन यो जो इंडिकेट कर रहा है फेस है। तो बताओ F नेगेटिव कहाँ है, तुम्हारे सामने डायग्राम में क्या कहोगे, F नेगेटिव कहाँ पे है। आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी में, बॉडी में तब होता ना जब ये वो यहाँ होता तो हम कहते बॉडी में, लेकिन यहाँ तो है नहीं वो। तो ये कहाँ पे है, वो F नेगेटिव पूछ रहा है, ये कहाँ है, कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है ये। ठीक है, वो यही पूछ रहा है। ठीक है, तो F नेगेटिव की जो लोकेशन है वो आप यहाँ देखकर नहीं बता पाओगे, लेकिन आपकी NCERT बहुत कुछ सिखाती है अगर कोई ध्यान से देखे तो। ये देखो NCERT में भी ये क्वेश्चन आया था, डायग्राम था इसमें पूरा। ये भी एक ही यूनिट सेल है और उसके इस पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रखी है इन्होंने, यानी एक ही यूनिट सेल के 8 सेक्शन कर दिए और 8 सेक्शन में से एक सेक्शन पर टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टोटल कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकती है भाई, 8। और टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाइड इनसाइड द यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड, क्योंकि ये पूरा एक फेस सेंटर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई इनसाइड द यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूब है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आएगी, 4, क्योंकि n इक्वल है n। और टोटल नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आएगी, 2n, यानी 8। ये देख लो टेट्राहेड्रल वॉइड ये दिखा रखा है वो 8। अब इसको कंपेयर करियो इससे, यहाँ पर जो आपको ब्लू में दिख रहा है ये सभी टेट्राहेड्रल पोजीशन पे ही तो है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आओगे तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा आसान। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है Ca2 पॉजिटिव अगर फेस सेंटर्ड क्यूब पे है तो बताओ F नेगेटिव कहाँ होता है। आंसर टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है। अब बिना डायग्राम देखे मैं आपको कितनी भी इमेजिनेशन करवा लेता, ये 37 समझ से बाहर था। इसीलिए बारीक ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बारीक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन को पकड़ने के लिए ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी नीट वाले क्वेश्चन देते हैं। ये बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं आनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए 3 डायमेंशनली भी और वैसे भी कि चीज़ें असल में क्या होती हैं। बस ये लगा लो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को वो पूछते हैं। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल था ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का, हम बता ही नहीं सकते। अब बच्चों को टेट्राहेड्रल वॉइड का पता हो, जैसे अदर स्टूडेंट हैं उनको टेट्राहेड्रल वॉइड पहले वो समझाओ टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है, वो बेचारे वो समझ पाएंगे, फिर वो n और 2n का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। यानी एक लंबी कहानी है, पीछे से यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक का सफ़र होगा आपका। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने 10 दिन मेहनत की है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये इम्पैक्ट आया कि आप इसको समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38, नंबर ऑफ एटम कंटेन इन वन फेस सेंटर्ड क्यूब सेल। यार ये तो आसान है, विलोर कोई जगह है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आया था ये। और फेस सेंटर्ड क्यूब में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कईयों की किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत आराम से डॉक्टर बनते हैं। ठीक है ना, केरला के भी क्वेश्चन जो हैं वो आसान आते हैं। और देखते हैं हम। और सबसे मुश्किल अगर पूछोगे कहाँ के आते हैं तो जहाँ आप रह रहे हो वो है दिल्ली।
सबसे मुश्किल होता है यहाँ पर डॉक्टर बनना पूरी इंडिया के अंदर। क्यों? सबसे डिमांड पे दिल्ली। ओके, 45 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए बी क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ इसकी इतनी है, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन क्या होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूब में? अपोजिटली चार्ज होता क्या है यार? कॉर्नर पे सारे एक ही तरह के एटम होंगे, बॉडी में दूसरी तरह का आयन होगा। समझ रहे हो ना? अगर बॉडी में मान लो पॉजिटिव है तो कॉर्नर पे कितने होंगे? नेगेटिव होंगे। और वो पूछ रहे हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच की डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कई जो कॉन्सेप्ट हैं वो पता होने चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या हैं और क्या पता होने चाहिए, तो देखो ज़रा ध्यान से। आपने क्या सीखा है कि बॉडी डायगोनल, ये देखो इस तरह से हम इसको बनाते थे और ये इस तरह से बनाते थे। और बॉडी डायगोनल जो होता था वो क्या होता था? एक यहाँ एटम होता था, एक यहाँ एटम होता था और एक यहाँ एटम होता था, और ये इसकी डिस्टेंस थी। तो बस वो यही पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी। अगर पूछ रहा है इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी अगर एज लेंथ ए की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, ए की वैल्यू आपको दे दी, ए इज इक्वल टू कितना दे दिया? 387 पिकोमीटर, 387 पिकोमीटर, ये ए की वैल्यू दे दी। और आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। यार जिसे जिसे कॉन्सेप्ट पता है वो तो सारे कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी डायगोनल क्या होता है, पूरा बॉडी डायगोनल क्या होता है ना याद हो तो पता नहीं भाई, वैसे तो होता है √3a, और फेस डायगोनल √2a। हमें क्या निकालना है? दोनों की अपोन में इन दोनों के आने के बीच की डिस्टेंस, तो डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये पूरा √3 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन सोल्व। ए यहाँ रख दो, आगे आपके दोनों आयन की अपोजिट की जो डिस्टेंस है सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 335, यानी ए ऑप्शन हो गया इसका, ये आ जाएगा। बड़ा सिंपल। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट ए एंड बी, दिस क्रिस्टलाइज इन ए सी क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हेन ए आर एट द कॉर्नर है और बी कहाँ है? बॉडी में है। तो फार्मूला क्या होगा यार? ए बी हो गया, दिल्ली पीएमटी में आया था। ठीक है, ए बी हो गया। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है होमवर्क, आपको क्या निकालना है? लिथियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस इफ एज ऑफ द यूनिट सेल इतनी है तो बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप। तो ये मैं लिख देता हूँ आपकी होमवर्क लिस्ट में, क्वेश्चन है 47। तो इसके बाद आपको जो करना है वो है 47। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम कितने होंगे? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, एक एटम पर कितने होंगे। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा फिर तो। ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो, याद होगा इसमें फेस सेंटर्ड क्यूब है, और फेस सेंटर्ड क्यूब में कितने ऑक्टाहेड्रल होते हैं आपको अच्छी तरह याद होगा, तो लिख भी रखे हैं। 3 यहाँ बन जाएंगे, एक बॉडी में बन जाएगा, टोटल 4 होते हैं। और फेस सेंटर्ड क्यूब में एटम कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। यानी 4 टोटल नंबर ऑफ एटम है और 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यानी फॉर्मूले को बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n, बोथ आर सेम, n टेट्राहेड्रल क्या होता है? 2n। अब 4 के लिए 4, यानी 4 एटम्स के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो बताओ पर एटम के लिए कितना होगा? पर एटम यार एक के लिए एक ही तो होगा, तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है ना, एक के लिए जो होगा वो एक ही तो होगा, तो आंसर क्या हो गया? सी। इसका जो है, इसका 49 जो है, एक और आपके लिए घर के लिए होमवर्क हो गया। मेटल क्रिस्टलाइज फेस सेंटर्ड क्यूब एज इतनी है तो बताओ डायमीटर कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट में 49 भी आ गया आपका, यह है आपका 49।
ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रैक्टिस, अगर असली शेर का शिकार करना है तो ये शेर हैं सारे के सारे। कह रहे हैं ना कि छोटे मोटे टूर्नामेंट आपने बहुत खेल लिए, लेकिन ये वर्ल्ड कप टाइप टूर्नामेंट मान के चलना है इसको, ठीक है। तो इसी बात पे एक न्यूमेरिकल और आ गया, एज कैलकुलेट करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान में दो। वो देखो आंसर बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, 264, 352, 154, 520, यानी आपको रफली कैलकुलेशन करने का मौका मिलता है यहाँ। मान लो आपका आंसर 355 आ गया, रफ कैलकुलेशन मतलब लमसम राउंड ऑफ करके आंसर निकाल दिया 355, तो लगा दो यार, सी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। तो एक और लिस्ट में ऐड होता है कि कौन सा, 59 में। सारे आंसर ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसके, तो 59 2 दिन बाद सेंड करूंगा मैं। आप अपने ग्रुप में जितने भी आंसर है सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ए पॉजिटिव की वैल्यू इतनी मीटर है और बी नेगेटिव की जो मतलब रेडियस है वो इतनी है, दोनों की रेडियस मिल गई। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ए बी का। याद होगा हमने ना रेडियस रेशियो से किस तरह से आंसर निकालने सीखे थे, इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करना है 60 भी, और रेडियस रेशियो में अगर रेशियो इन दोनों के बीच में आती है कोई भी, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो, ठीक है। तो एक और ऐड हो गया आपका 60, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ये। तो एक और होमवर्क ऐड होता है, इसका नंबर है 60। कई बच्चे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत से वो आंसर्स भी भेजते हैं, वो सब उनका बहुत जल्दी इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। जो लोग इस लॉकडाउन में सिर्फ लूडो खेल के या फिर अदर जो पबजी वगैरह खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो उन्हें इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खेलना ही नहीं चाहिए, खेलो, बट पूरा टाइम एक ही गेम खेलते रहना या फिर कोई भी इंडोर गेम खेलते रहना, तो इसका ना इम्पैक्ट जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलने को दिखाई देगा, ठीक है। तो यूटिलाइज योर टाइम। कुल मिला के 61 क्वेश्चन है। फिर से देखो आ गया कैल्शियम फ्लोराइड, तो वो पूछ रहा है अब की बार कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कैल्शियम 2 पॉजिटिव के कितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने बताया था वही। देखो 2 पॉजिटिव के चक्कर में मत रहो, अपना जो रूल है, रेगुलेशन है, जो आपने रट्टा मारा है और जो समझा है उसी से ही क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो हमने क्या सीखा है, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड क्या सीखा है, फ्लोरीन ज़्यादा हैं, इसका मतलब कैल्शियम को टच करने वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, इसका है 4, ठीक है ना। तो 8 और 4 देख लो कहाँ है, ये रहा 8 और 4। आपको 4 8 भी देंगे वो जानबूझ के, लेकिन करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये हाल ही में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है शॉर्ट की डिफेक्ट में, यार हाँ ये तो करेक्ट है। NaCl वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजोइलेक्ट्रिक, ये सारे करेक्ट हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड विच हैज साइज ऑफ कैटायन एंड आर इक्वल, नहीं ये नहीं होता भाई। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन का साइज स्मॉल होता है, तभी तो स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। ये मैं 9th टाइम या 10th टाइम बोल रहा हूँ, एक ही डेफिनेशन फ्रैंकल की। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये नीट में 2018 में आया था। आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर इन एट रूम टेम्परेचर, ओके, लेकिन 900 डिग्री सेल्सियस पर ये फेस सेंटर में चेंज हो जाता है BCC से। तो बताओ द रेशियो ऑफ डेंसिटी क्या होगी रूम की और 900 की। डेंसिटी की रेशियो बतानी है, तो डेंसिटी की रेशियो यार BCC की और इसकी बतानी है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया आपका। सिर्फ डेंसिटी को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो इस तरीके से सॉल्व होगी। जस्ट ए मिनट, देखो अगर मैं डेंसिटी को ही सॉल्व करूं, उसकी शेडो को हटा देते हैं, तो देखो एक तो BCC है, ये BCC है। तो BCC की डेंसिटी के लिए मैं लिखूँगा डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन में A क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। इन्होंने लास्ट में ये भी बोल दिया कि एज्यूम करके चलना कि मोलर मास और एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन जो है वो दोनों की सेम है दोनों टेम्परेचर पर।
तो जो रेडियस है सेम है तो एटॉमिक ये भी सेम हो गया और एम भी सेम हो गया, ये तो वैसे भी सेम होते हैं, तो जेड का ही तो फ़र्क पड़ा। बीसीसी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू में कैपिटल एम ए क्यूब इंटू में जो सोडियम, नहीं सोडियम कह रहा हूँ मैं इसको यार, एवोगैड्रो नंबर। तो ए और आर का रिलेशन क्या होगा इसमें, ये बस इतना बता दो क्या होगा। ए और आर का रिलेशन 2r, ये होता है इसका 4r/√3, बॉडी है तो यहाँ लिखेंगे 4r/√3 का क्यूब। ठीक है, ये तो किसका आ गया डेंसिटी, बीसीसी की आ गई। अब डेंसिटी निकाल देंगे हम एफसीसी की, तो z इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो। z की वैल्यू यहाँ होती है कितनी, 4, और m बिल्कुल सेम है, यहाँ r क्या हो जाएगा 4r/√2 का क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। करना आपको ये है कि दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये पूरी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू क्या थी, 2 इंटू में कैपिटल एम अपॉन में 4r/√3 का क्यूब इंटू में एवोगैड्रोज। यहाँ हो जाएगा आपका 4 कैपिटल एम अपॉन में 4r/√2 का क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। एवोगैड्रो एवोगैड्रो एम एम ये कैंसिल हो गया। इस पूरे को सोल्व करेंगे, ये 2 से ये कट गया, पूरे को सोल्व कर देंगे तो रेशियो आपका जो आएगा वो आएगा 3/4√3 अपॉन √2, ये आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। ठीक है ना, तो जो बेसिक जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं बस उसी से किया है इसको मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे करते करते हम यहाँ भी आगे 17, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड, आसान है 4। ओके, यहाँ पे ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिकलिटी, ए कॉर्नर पे है, बी फेस पे है, ए बी 3, ये रहा। अच्छा, जिंक कन्वर्ट इट्स मेल्टेड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, इट हैज़ HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, देन फाइंड आउट द नियरेस्ट नेबर। क्या बात को घुमाया है, जिंक को गर्म किया तो वो स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट से गर्म किया, मेल्ट कर रहे हैं क्या, ये बोलने की ज़रूरत क्या थी, ये बोल देते कि जिंक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो बताओ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर कौन होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर नियरेस्ट नेबर है तो यार ये तो ये पूछ रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो हमने पढ़ी थी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और क्या नाम है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर थे। ठीक है ना, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, तो इसमें ये नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। और ये 3 डायमेंशनल इसीलिए है क्योंकि इसको मेल्ट अगर हम कर रहे हैं तो सॉलिड मेल्ट टू इट्स सॉलिड स्टेट की वजह से है। और आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस पूछ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर। चलो फ्री स्पेस मत बताओ, वैसे बताओ कितना ऑक्यूपाई करते हैं एटम्स इनसाइड द यूनिट से, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं परसेंट में अगर देखा जाए तो। बीसीसी बॉडी में करते हैं भाई 68%। ठीक है, 68% में से माइनस कर दो तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 68 में से 100 को 68 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 32, तो आंसर है 32। ये खाली जगह है फ्री स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है, क्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड का भी जो यूनिट सेल है वो भी आप ज़रूर देख लेना, ये भी बहुत खास चीज़ है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं नॉट करेक्ट। द नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिस, यही तो भाई बिल्कुल करेक्ट है, 14 होते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम इन प्रीमिटिव में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई एटम इतना करते हैं, नहीं, कितना करते हैं 52.8%, 52.4%, सॉरी 52 रफली मान लेते हैं, 52.4% है तो 52 रफली मान लेते हैं। तो 52 का बताओ, ये तो परसेंटेज है, फ्रैक्शन क्या होगा,
अब फ्रैक्शन जो होता है वो कुछ नहीं है, आपका 52% है तो फ्रैक्शन हो गया आपका 0.52, यानी 0.52 एटम ऑक्यूपाई कर चुके हैं किसमें, सिंपल सेंटर्ड क्यूब में। तो फिर फ्री स्पेस कितना है 0.48, और ये हमें फ्री स्पेस की वैल्यू दे रहे हैं, ये फ्री स्पेस की वैल्यू दे रहे हैं हमें। तो गलत हो गया ना, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस है, सिंपल सेंटर्ड क्यूब, प्रीमिटिव सेल को ही बोलते हैं सिंपल सेंटर्ड क्यूब। तो ये भी सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर ए को एज बोल दें तो बताओ सिंपल सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में रेडियस रेशियो क्या होगी। अब सभी की जो रेडियस है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो सबसे पहले सिंपल सेंटर्ड की रेडियस रेशियो ए इजकल टू 2r होता था यहाँ पर, तो r क्या हो जाएगा भाई, a/2। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, सिंपल के बाद बॉडी है, ये सिंपल है, ये बॉडी है, बॉडी क्या होती थी, ए इजकल टू 4r/√3, ये बॉडी है, तो r क्या हो जाएगा बताना एक बार, r हो गया आपका a√3/4, ठीक है। ओके, फेस को भी देख लेते हैं, फेस क्या था, a इज इक्वल टू 4r/√2 था, तो r क्या हो जाएगा यहाँ पर, a√2/4 हो गया, ठीक है। तो सभी का एक बार रेशियो निकालो, a/2 रेशियो, a√3/4 रेशियो, a√2/4, ये रेशियो आ गया। अब इसका रेशियो देखते हैं कितना है। ओके, तो रेशियो जो है हमारा, इनमें से एक ऑप्शन भी इसको मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो अच्छी तरह से एक बार और चेक कर लेते हैं। √3a/4 ये सी को देखे तो सही है, बस ये जो वैल्यू है इन्होंने थोड़ी सी चेंज करी है, तो क्यों ना हम भी एक बार रैशनलाइज करके देख लें, दोनों को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करियो, बताना क्या आ जाएगा इस पूरे का, ये आ जाएगा आपका, ये 2 हो गया ना, 2 से तो ये कट गया, तो क्या आ जाएगा a/2√2, होपफुली सब समझ गए होगे, और बाकी एज इट इज़, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, ये देख लो 1/2√2a, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड क्यूब और वन कॉर्नर एटम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। बार बार ये अब दूसरी बार आ रहा है, ए अगर एज है तो बताओ डिस्टेंस, बताओ बॉडी सेंटर्ड की और कॉर्नर की। यार मैं बार बार बोलता हूँ कि जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, और मैंने क्या बताया था, ए और जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो होते हैं √3a, ये पूरे बॉडी डायगोनल होते हैं भाई बॉडी के। और अगर बॉडी डायगोनल को देखें तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये पूरे बॉडी डायगोनल होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यार तो दूरी क्या होगी बॉडी डायगोनल का, हाफ होगी, तो कर दो हाफ, आंसर है √3a/2, √3a/2, ये आंसर हो गया इसका। एक और क्वेश्चन है, ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग द एज लेंथ इतनी है, इफ देयर आर 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, समझ जाओ ये फेस सेंटर्ड क्यूब है, तो रेडियस क्या होगी, कितना इनडायरेक्ट बोला है। तो 55 आपका होमवर्क हो गया, ये हो गया 55 तक आ गए हम, और आगे चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, मेरे को तो ऐसी दिख गई, फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है, दिस इज करेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट का ही तो दूसरा नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है, तो इसका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। ओके, कर्नाटका, सिलिकॉन डॉप विद आर्सेनिक, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, 15वां ग्रुप, 15th ग्रुप, आज सब्जी, आज जो है वो आर्सेनिक है, और 15th ग्रुप को 14th ग्रुप के साथ डॉप करवाओगे, तो ये जो डॉपिंग है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, आपका करेक्ट आंसर है बी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और आगे चलते हैं, हमारी लिस्ट में अब की बार है इन फेस सेंटर्ड क्यूब एज लेंथ क्या होती है, फेस सेंटर्ड है तो यार 4r/√2
टू फेस है तो 4r/√2 बी करेक्ट आंसर। ये तीसरी बार आ रहा है। कैल्शियम फ्लोराइड में आर लोकेटेड CF2 एट फेस सेंटर्ड क्यूब, क्या हम ये कर चुके हैं क्या? एट फेस सेंटर्ड क्यूब लेटिस इन एडेट्रा, यस ये पूरा हो चुका है हमारा। ये पूरा हो चुका है, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। ये वाला नहीं हुआ था, तो ये वाला ध्यान से देखो। NaCl इज डोप्ड विद 10 की पावर -4 पर मोल परसेंट SrCl2, याद है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट याद है? द कंसनट्रेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइनिक वैकेंसी कितनी होगी अगर ये इतने मोल परसेंट है। इसको लेके तो मैं कुछ आपको ज़रूर शो करूँगा। ये देखो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा खास है। आपकी NCERT में यही क्वेश्चन जो है उसमें 10 की पावर -3 मोल परसेंट है, और यहाँ पूछ रखा 10 की पावर -4 मोल परसेंट, CBSE मेडिकल 2007। यानी ये क्वेश्चन वास्तव में CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी इसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो NCERT का हिस्सा है। NaCl डॉट 10 की पावर -4%, हाँ ये -4% है, तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा तो क्रिएटिव है क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको इसकी आदत हो जाए। 39 इसको भी करना है भाई। और आगे चलते हैं। इन ए सॉलिड स्टेट कैटायन हैज़ लेफ्ट ए लैटिस साइट इज लोकेटेड इंटरस्टिशियल, वो कह रहा है किसी भी सॉलिड लैटिस में अगर कोई कैटायन अपनी लैटिस साइड छोड़ दे और ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो डिफेक्ट को क्या कहोगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब मैं 10th बार रिपीट कर रहा हूँ ये। स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये कई बार आ गया कुल मिला के। ओके आगे हम देखें तो क्या है, ए पर्टिकुलर सॉलिड इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेरा इशारा तो जा रहा है कोवलेंट और नेटवर्क की तरफ, याद है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, MIMC, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट। तो कोवलेंट ही सबसे ज़्यादा हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है उसका। इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इट इज़ नॉन कंडक्टर एंड इन इट मेल्ट इन कंडक्टर। अगर इसे मेल्ट कर दें यानी मोल्टन स्टेट में लाएं तो कंडक्टर है। अब मेरा जो इशारा था वो कोवलेंट से हट के कहाँ चला गया? आयनिक की तरफ। आयनिक ही एक ऐसा सॉलिड है जो नॉन कंडक्टर है, कौन सी? सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर है इन मोल्टन या एक्व स्टेट में। तो करेक्ट आंसर है आयनिक, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो इस लिस्ट में उम्मीद है अभी तक आप थके नहीं होंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। फॉर आयनिक क्रिस्टल जनरल फार्मूला AX है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो बताओ वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो किसके बीच में आएगी और कहाँ आएगी अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब मैं तीसरी बार इस बुक को उठा रहा हूँ और वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी ये टेबल खास तो है जब मैं तीसरी बार इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो 6 वैल्यू किसके बीच में आती है? 0.414, 0.732। और आपने नोटिस कराओ सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही आ रहे हैं। तो 6 की किसके बीच में आएगी? आंसर हो गया बिटवीन दिस एंड दिस, बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। और आगे चलते हैं। मेटेलिक एलिमेंट, इसमें ईच एज ऑफ यूनिट सेल इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो यूनिट सेल इतना है। हाँ यूनिट सेल इन 200 ग्राम वाले क्वेश्चन भी हमने 3-4 करे हैं तो ऑफ मेटल। तो द डेंसिटी आपको क्या निकालना है? इफ़ एज ऑफ द यूनिट सेल इतना और डेंसिटी इतनी होगी, तो यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है नंबर 6 भी आपको करना है, हालांकि हमारे नोट्स में हो चुका है, ये ग्राम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर 6 भी आपको ही करना है। ओके फ्रैंकल डिफेक्ट अपीयर इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट हमने ZNS में भी पढ़ा है, AGBR में भी पढ़ा है, AGI में तो होगा ही होगा। आंसर D है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। AGBR तो बेस्ट एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल शॉट की दोनों शो करता है।
अगला क्वेश्चन, एलिमेंट मास नंबर इतना है, बीसीसी है, एज इतनी है, डेंसिटी बताओ। एक और होमवर्क आ गया, नंबर 8, नंबर 8। ठीक है, आगे, इफ वी मिक्स ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट यानी जो जैसे PCl5 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम। अब पेंटावेलेंट तो यार वो होते हैं, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, 15th ग्रुप, सारे पेंटावेलेंट हैं, +5 +5 +5, याद है। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डाल दिया जाए जर्मेनियम, जर्मेनियम ग्रुप 14 का है, तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम द, बिल्कुल ए करेक्ट है। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, फाइनली ये आपका सेकंड लास्ट पेज आ गया। मैच बॉक्स, इसका तो मैंने एक बार फैक्ट भी लिखा था, मैच बॉक्स जो है वो ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री का होता है। ओके, इन ए क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, 8 भाई, 8 8, लेकिन यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। सीजियम, द नियरेस्ट नेबर ऑफ सीजियम आयन आर 8 क्लोराइड आयन, ये होगा। ठीक है, अगला टेट्राक्लोराइड, मैंने ये पहले ही बता दिया था कि ये प्री मेडिकल टेस्ट यानी मेडिकल में पूछते हैं, नीट में पूछते हैं कौन सी साइड इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है। और हालांकि ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी में पहले से ही दे रखी हैं और मैंने इसके बारे में डिस्कस भी करा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपकी नीट में आती हैं, सीबीएसई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो यार याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई पैटर्न है जो नेट पे मिल जाएगा तो वहाँ देख लेना। ये क्वेश्चन अभी अभी किया था हमने, और ये भी किया था, और ये भी किया था, ये हो चुके हैं। ठीक है, पिक रिपीट हो गया और कुछ नहीं है। ओके, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट आर, कैसे डिफेक्ट हैं ये, आंसर क्रिस्टल डिफेक्ट है। ये कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डिफेक्ट नहीं है, ये क्रिस्टल डिफेक्ट है। ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज, कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में कितना होता है, 12, ये दूसरी बार आ रहा है, मध्य प्रदेश में आया था। अच्छा, द क्रिस्टल लैटिस, जहाँ पर ये एंगल इक्वल हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी है मैंने बता दिया, अभी अभी डायग्राम जो हमने देखा थे उसके हैं ये। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इनटू क्रिस्टल इन एनाइन वैकेंसी द डिफेक्ट इज नोन एज, देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रैप, हालांकि इसके ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इनटू ए क्रिस्टल इन एनाइन, तो ये एफ सेंटर है, आंसर है एफ सेंटर, डिफेक्ट इज कॉल्ड एफ सेंटर, इसके ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आपके कुल मिला के जो क्वेश्चन बने वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, या फिर आप इनको कहाँ लिख सकते हो, ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आसान लगेंगी, और अभी कर लोगे तो ज़्यादा आसान लगेंगी, क्योंकि जब चैप्टर से लिंक होता है, कनेक्शन हमारे दिमाग में होता है, तो हम नीट के 50 क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। जैसे आज हमने 50, लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम चैप्टर के कनेक्शन में होते हैं तब हम उसको एक कदम दूर होते हैं परफेक्शन से, और हम बस उस एक कदम को छोड़ के पीछे मुड़ जाते हैं। तो अगर हम एक कदम और रख दें, थोड़े इसी टाइम जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ताज़ा हैं दिमाग में, इसी टाइम एक कदम और आगे रख दें, तो वो बिल्कुल परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में उसके। तो होपफुली ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में अब हम तीसरा नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड टेक केयर।